अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे चैप्टर रेट्रोसिंथेसिस का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल्स की रेट्रोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जिनके अंदर एक एरोमेटिक रिंग मौजूद होता है और उसके जब डिस्कनेक्शन करते हैं या रेट्रोसिंथेसिस करते हैं तो उनके दरमियान फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जेंस रिएक्शंस जो हम करेंगे उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग मौजूद है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो हमने स्टार्ट किया था। उसके मैंने आपको कुछ बेसिक्स रूल्स बताए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप्स जो है, जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड ग्रुप्स हैं उनके डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस के बारे में बताया कि अगर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मौजूद है तो उसमें वो जो ग्रुप है वो आने वाले अगले इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग में किन पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करता है। आइदर इट इज एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। या तो वो रिंग को एक्टिवेट कर सकता है या तो फिर वो रिंग को डीएक्टिवेट कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में मैं इसके ऊपर एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेक्चर भी बनाऊंगा। और ये एक्चुअली जो जितने भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेशक वो इलेक्ट्रोफिलिक हो या फिर वो न्यूक्लियोफिलिक हो, तो उसके लिए आपको ये जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप्स है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो रेट्रोसिंथेसिस के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने डिफरेंट ग्रुप्स को तोड़ना है, डिस्कनेक्ट करना है और सेंथोन्स जब बनेंगे तब हमने ये डिटरमाइन करना होता है कि कौन सा ग्रुप किस तरीके से उस दूसरे ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा है और उस पोजीशन के ऊपर जोड़ रहा है। तो उसके बाद हमने जो है डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया और हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो डिफरेंट सेंथोन्स हैं और रिएजेंट्स और रिएक्शंस हैं उनको देखा, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन या डाइएजो कपलिंग। डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू आप डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स को बेंजीन रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने 2 एग्जांपल्स की रेट्रोसिंथेसिस की, जिसमें एक बेंजोकेन था और एक 1,4 फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एथेनॉल था। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जो है मजीद 2 कंपाउंड्स की रेट्रोसिंथेसिस करेंगे जिनके अंदर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला कंपाउंड है उसका नाम है जी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो ये हमारे पास ब्यूटाइलेटेड, क्योंकि इसके ऊपर 2 ब्यूटाइल ग्रुप जो है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास टोल्यूइन है जो इस पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो हमारा ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है, हमने इसकी करनी है जी सबसे पहले रेट्रोसिंथेसिस। तो रेट्रोसिंथेसिस में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कुछ रूल्स को आपने ज़हन के अंदर रखना है। तो पहला रूल तो ये था कि आपने इसमें से बेंजीन रिंग के किसी बॉन्ड को तोड़ना प्रेफर नहीं करना। साइड चेन के साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको आप तोड़ना प्रेफर करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास जो हाइड्रोक्सी टोल्यूइन है इसके अंदर दोनों आर्थो पोजीशन पे ब्यूटाइल ग्रुप या आप सिंपली अगर क्लास का नेम लें तो अल्काइल ग्रुप्स जो है वो सब्स्टिट्यूट हुए हैं। तो अगर जरा आप इमेजिन करें, अगर आप इस हाइड्रोक्सी टोल्यूइन की AlCl3 की मौजूदगी में अल्काइलेशन करेंगे तो इन 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके आप 2 इलेक्ट्रोफाइल यानी ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो ला सकते हैं। तो इस रेट्रोसिंथेसिस में सबसे पहला जो मैं डिस्कनेक्शन करूंगा वो इन 2 बॉन्ड्स की करूंगा। तो उसके बाद मैं जो है रेट्रोसिंथेसिस का सिग्नेचर, ये जो हमारे पास एरो होता है, और आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, कार्बन कार्बन, तो ये मैं इसके ऊपर लिखता हूँ कार्बन कार्बन बॉन्ड आपने ब्रेक किया है। तो जब आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो हमारे पास सेंथोन्स जो बनेंगे, पहला सेंथोन कुछ ऐसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस चार्ज लाऊंगा तो ये हमारे पास एक सेंथोन बनेगा जिसमें हम वापस हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेंगे रिएजेंट के तौर पे, और वो बाद में रिएजेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे और हमारे पास ये हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो हमें मिलेगा। इसके साथ जो दूसरा सेंथोन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है वो कुछ ये है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हमारे पास जो बने हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सेंथोन्स, इन्हें हम कहते हैं सेंथोन्स।
अब इसके लिए अगर मैं इक्विवेलेंट रिएजेंट लिखूं तो वो डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर CH3 और यहाँ पर क्या आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, Cl ग्रुप अटैच होगा। तो ये मेरे पास दो इक्विवेलेंट रिएजेंट है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाऊंगा क्लोरीन। और आप जानते हैं कि जब आप जो है इस अल्काइल क्लोराइड की मौजूदगी में AlCl3 के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं तो ये ग्रुप जो है इन दो हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन करके बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बात ये है कि आप जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जी और ये मिथाइल ग्रुप। तो अगर मैं इसके डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस की बात करूं कि ये भी है तो ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन इनके अंदर से स्ट्रांगली आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये तो हमें यही बताता है कि OH ग्रुप ज्यादा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, जिसकी वजह से जब हमने इसकी अल्काइलेशन की तो ये दोनों ग्रुप आर्थो पोजीशन पे जुड़े हाइड्रोक्सिल की रेफरेंस से, मिथाइल ग्रुप के रेफरेंस से नहीं। तो अगर मैं इन दोनों की डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस का कंपैरिजन करूं कि कौन सा इनमें से ज्यादा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसकी वजह जानते हैं कि why OH ग्रुप इज मोर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देन द CH3। इसकी रीजन ये है कि इसके पास जी है लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब आप जानते हैं कि जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, एक्चुअली वो करते क्या है, वो ये करते हैं कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास लोन पेयर है, ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, डोनेट करते हैं। लोन पेयर होने की वजह से इसकी आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की जो एबिलिटी है वो इससे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है एज कंपेयर टू दिस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये इसका जो लोन पेयर है ये भी उस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने में इन्वॉल्व होता है। उसके साथ साथ ये रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करता है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एज कंपेयर टू दिस अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास लोन पेयर तो है कोई नहीं। उसके अलावा अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, इसके पास सिर्फ पॉजिटिव आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन इसके पास रेजोनेंस इफेक्ट है वो भी नहीं होता, और जिसकी वजह से ये जो है CH3 ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो आप इन रीजन से ये समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम इन दोनों ग्रुप की आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एबिलिटी की बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इस मिथाइल ग्रुप से ज्यादा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ज्यादा एक्टिवेटिंग है, जिसकी वजह से जब आप इस आर्थो जो पैरा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन की जब आप करवाते हैं अल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट, तो ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है ना, तो ये पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, ये ज्यादा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रेफरेंस से ये आर्थो और ये आर्थो पोजीशन पे हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप आके जुड़ते हैं। अगर ये ज्यादा होता तो इसके यहाँ और यहाँ आर्थो पोजीशन पे जुड़ते, लेकिन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप than the methyl group, therefore these butyl groups are substituted at ortho position with reference to the hydroxyl group। तो ये थी हमारे पास इसकी रेट्रोसिंथेसिस, सिंपल सी है। इसमें समझने वाली बात ये थी कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस किसका है, जिसकी वजह से ये ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ेंगे। जब आपने रेट्रोसिंथेसिस करनी है आपने सिर्फ इन ब्यूटाइल ग्रुप्स के बॉन्ड को तोड़ना है, क्योंकि इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है और लार्ज ग्रुप है, इसलिए इनको जो है आप प्रेफरेबली तोड़ेंगे। आप जानते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या लार्ज ग्रुप्स जो हैं उनमें स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, इसलिए उनकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या अल्काइलेशन है वो भी मुश्किल होती है। तो आप जब रेट्रोसिंथेसिस करेंगे सबसे पहले इनको तोड़ेंगे, क्योंकि ये स्टीरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं, आप इस बॉन्ड को तोड़ें और आपके पास जो संथोन्स बनेंगे उनके इक्विवेलेंट रिएजेंट बनाएं।
इसके साथ Cl को ऐड करें और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ऐड होगा। जब वापस आपने इसकी सिंथेसिस करनी है डियर स्टूडेंट, उसमें क्या होगा, इन दोनों को आप मिलाएंगे रिएजेंट्स को AlCl3 की मौजूदगी में, और ये हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ से दो HCl के कंपाउंड जो है वो निकल जाएंगे। तो इसके बाद हम इसकी सिंथेसिस लिखते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके सिंथेसिस देखते हैं। सिंपल सी है, आपने क्या लेना है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल प्लस आपने क्या लेना है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ये OH ग्रुप और ये हमारे पास CH3। तो जब आप इसकी AlCl3 की मौजूदगी में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से और यहाँ से एक 2 हाइड्रोजन इन 2 क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाते हैं और हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाती है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप की। तो हमारे पास जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2, उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हमारे पास CH3 एंड दिस वाज आवर टारगेट मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप रेट्रोसिंथेसिस कर सकते हैं और उसके बाद आप सिंथेसिस लिख के बता सकते हैं कि आपने ये रिएजेंट्स ढूंढे रेट्रोसिंथेसिस से और आप ये नाउन रिएक्शन रेडिली अवेलेबल है, इसको आप करके अपना टारगेट मॉलिक्यूल तैयार कर सकते हैं। बस आपने खास बात ये ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोक्सिल का जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है वो इससे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो ऑर्थो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिहाज से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आकर अटैच होंगे, ना कि इस CH3 ग्रुप की जो है लिहाज से। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी 2,6 डाइटर्शरी ब्यूटाइल NN4 ट्राइमिथाइल एनिलीन। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, अगर मैं इसको नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आप देखें 2 और 6 पोजीशन पर डाई टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और NN पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर ट्राइमिथाइल और यहाँ पर हमारे पास फाइनल क्या है जी, एनिलीन। तो ये कंपाउंड है और ये हमारा क्या है जी, टारगेट मॉलिक्यूल। और अब हमने इसकी क्या करनी है, रेट्रोसिंथेसिस। तो सबसे पहली बात, आपने रूल्स को फॉलो करना है, आपने बेंजीन रिंग की किसी भी बॉन्ड को तोड़ना प्रेफर नहीं करना। दूसरी बात ये है कि देखें ये हमारे पास जो है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये दोनों ये लार्ज ग्रुप है, इनकी जो अगर आप देखें ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के थ्रू इस हमारे पास इस ग्रुप के अंदर सब्स्टिट्यूशन करके आए हैं। तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन बॉन्ड्स को तोड़कर इन टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को सेंथोन्स के तौर पे अलग करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा। तो रेट्रोसिंथेसिस में लिखता हूँ, साइन डाला रेट्रोसिंथेसिस का और बॉन्ड कौन सा तोड़ा आपने, कार्बन कार्बन। तो मेरे पास मैं अब इसके इक्विवेलेंट रिएजेंट लिखूंगा डायरेक्ट। तो हमारे पास जो पहला रिएजेंट आएगा वो ये है CH3, उसके बाद NCH3 एंड CH3, उसके साथ हमारे पास जो रिएजेंट है वो दूसरा क्या है जी, Cl, इसके 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएजेंट बन गए। ये हमने पहला जी बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया कार्बन कार्बन का। अब सेम उसी तरीके से आपने एक बार डियर स्टूडेंट्स गौर से देखनी है, समझनी है कि आप जानते हैं ये हमारे पास अल्काइल क्लोराइड है और ये हमारे पास जी बेंजीन है और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। जब आप इसकी AlCl3 की मौजूदगी में अल्काइलेशन करेंगे तो ये ग्रुप जो है यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये हमारे पास ग्रुप है जी NR2 ग्रुप, ठीक है, और दूसरा ग्रुप हमारे पास है जी CH3 ग्रुप। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस और इस ग्रुप के दरमियान में से कौन सा ग्रुप मोर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उसका जवाब क्या होगा, सोचिए जरा। सेम पिछले तरीके की तरह, पिछली जो हमने रेट्रोसिंथेसिस की है उसी तरीके से ये जो NR2 ग्रुप है इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस इस ग्रुप से ज्यादा है। रीजंस क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से ये NR2 ग्रुप जो है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाता है। ज्यादा बढ़ाने की वजह से ये जो है एक स्ट्रॉन्गली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पे काम करता है। इसके पास अगर लोन पेयर की बात करें, इसके पास तो कोई लोन पेयर है नहीं। दूसरी बात, इफेक्ट्स की बात आ जाती है, इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है और ये अपना लोन पेयर रिंग के अंदर रेजोनेट करवाता है, जिसकी वजह से इसके पास प्लस आर इफेक्ट भी होता है।
लेकिन एज कंपेयर टू दिस अगर हम मिथाइल ग्रुप की बात करें तो इसके पास सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होता है और रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पे काम करता है। और एज कंपेयर टू दिस इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पे काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम रीजंस को माइंड में रखते हुए आप ये इजीली बता सकते हैं कि जब आप इन दोनों रिएजेंट्स की फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाएंगे, करवाने के नतीजे में ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है ये इस ग्रुप के लिहाज से ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर आकर अटैच होंगे, ना कि इस ग्रुप के हिसाब से। क्यों? बिकॉज NR2 ग्रुप इज मोर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देन द मिथाइल ग्रुप। उसके बाद हम फर्दर इसकी जो है रेट्रोसिंथेसिस की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी निस्बत ये जो है ये ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अगर आप थोड़ी सी एग्जांपल लें, अगर आपके पास टोल्वीन है तो जब आप उसकी जो है क्या कहते हैं ये सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे NR2 ग्रुप के लिए तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव क्या होगा कि आप इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ें और ये जो आपके पास कंपाउंड होगा उसकी आप जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा के इस CH3 को यहाँ के ऊपर जो है वो सब्स्टिट्यूट करवाएं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, कार्बन कार्बन ये बॉन्ड तोड़ दूंगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है कि ये मैंने CC बॉन्ड तोड़ा और हमारे पास जो रिएजेंट बनेंगे वो कुछ यूं होंगे NCH3 एंड CH3 और उसके साथ अब ये हमारे पास क्या हो गया जी, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये दो रिएजेंट्स हमारे पास आएंगे डियर स्टूडेंट। और जब हम इसकी सिंथेसिस लिखेंगे हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाएंगे और ये क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे भी CH3 लगेगा और पैरा पे भी लगेगा। पैरा वाले को हम यहाँ पर लेके उससे रिएक्ट करवा के अपना टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। फर्दर अगर आप ये देखें कि ये जो है N के साथ दो CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आप NH2 ग्रुप जो है एनिलीन जो है एनिलीन, क्योंकि एनिलीन का स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास कुछ ऐसे होता है, ये यहाँ पे NH2। तो जब आप इस एनिलीन को मिथाइल आयोडाइड के साथ पिरिडीन की मौजूदगी में ट्रीट करते हैं तो इसके ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो मिथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड ये आता है। तो ये रिएक्शन हो सकता है आप सबके लिए नया हो, तो इसको आपने माइंड में रखते हुए आपने इसकी क्या करनी है, रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस में क्या करेंगे आपने ये कार्बन और नाइट्रोजन वाले बॉन्ड्स को तोड़ना है, जिसके नतीजे में आपके पास जो रिएजेंट्स आएंगे, पहला रिएजेंट ये आएगा NH2 प्लस CH3 और I, इसके आपके पास 2 मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, तो सेंथोन्स एक्चुअली बनेंगे, देखिए नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके साथ में 2 प्रोटॉन्स को जोड़ूंगा तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट रिएजेंट बन जाएगा। इसी तरीके से कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके साथ में 2 आयोडीन ग्रुप जो है वो जोड़ के 2 मिथाइल आयोडाइड के मॉलिक्यूल बनाऊंगा। तो ये थी हमारी इसकी रेट्रोसिंथेसिस। आपने डिफरेंट रिएक्शंस को इमेजिन करते हुए आपने कुछ बॉन्ड्स को तोड़ना है, उसके साथ साथ डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस को भी ध्यान में रखना है और उसको चलते चलते आपने वो रिएजेंट्स तलाश करने हैं कि जिनको इजीली आप इस्तेमाल करके वापस अपना कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को हमने सबसे पहले अलग किया। क्यों? क्योंकि ये जो लार्ज ग्रुप्स हैं इनकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस। तो सबसे पहले आप इन बॉन्ड को तोड़ेंगे, आपने इसको अलग किया, आपके पास सेंथोन्स बने, उनके आपने इक्विवेलेंट रिएजेंट्स बना लिए। दूसरे स्टेप में आगे देखिए, ये ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये कम है, तो इसलिए इसी वजह से पहले आप इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। यहाँ से हमारे पास ये एक मिथाइल क्लोराइड और ये हमारे पास एक रिएजेंट बना। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आप एनिलीन को ट्रीट करते हैं मिथाइल आयोडाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो आपके पास जो दोनों हाइड्रोजन है नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप के वो रिप्लेस हो जाते हैं CH3 के साथ। तो एक्चुअली होता क्या है, NH2 ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NR2 ग्रुप में। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की एग्जांपल है।
फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की एग्जांपल है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। तो ये इसकी रेट्रोसिंथेसिस थी। अब हम इसकी सिंथेसिस लिखते हैं। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने उसी टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है जी, एनिलीन, ठीक है, NH2। इसको ट्रीट करना है आपने मिथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन जो है आयोडीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे और नाइट्रोजन के साथ जो है मिथाइल ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड आएगा वो आएगा NCH3 एंड CH3। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करानी है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, CH3 एंड CH3। क्लियर होगी बात। यहाँ पे ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमने पैरा पोजीशन वाली लेनी है, क्योंकि हमने अपना टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवाना है। उसके बाद मैं फिर इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विथ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है एज कंपेयर टू दिस, तो इन दो पोजीशंस के ऊपर जो है मेरे पास तो 2 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड आएगा वो ऐसे आएगा, CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल एक, और यहाँ पर भी, और उसके बाद यहाँ पे CH3। तो यही हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था 2,6 डाइटर्शियरी ब्यूटाइल NN4 ट्राइमिथाइल एनिलीन। तो 2,6 डाइटर्शियरी ब्यूटाइल NN4 ट्राइमिथाइल एनिलीन। तो ये हमारे पास जी हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप डिफरेंट कंपाउंड्स की रेट्रोसिंथेसिस कर सकते हैं और उससे आप रिएजेंट्स तलाश कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी रेट्रोसिंथेसिस करके ये रिएजेंट्स तलाश किए, NH2, ठीक है, एनिलीन, मैंने इसको ढूंढा, रिएजेंट को ढूंढा और उसके बाद मैंने डिफरेंट फेवरेबल रिएक्शंस चलाकर अपने टारगेट मॉलिक्यूल इजीली सिंथेसाइज करवा लिया। यही रेट्रोसिंथेसिस का फायदा है कि अब जब आप इमेजिन करके डिफरेंट रिएक्शंस को एक टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं उसके सिंथोन्स में, उससे फिर आप ऐसे रिएजेंट्स को तलाश करते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हों, सस्ते हों और उनका आप नॉन रिएक्शन जो आप जानते हैं और फेवरेबल रिएक्शन उनको चलाकर आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिनके अंदर हमने देखा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी रेट्रोसिंथेसिस करते वक्त हमें एरोमेटिक रिंग का ख्याल रखना पड़ता है, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप्स का ख्याल रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे हैं और खास तौर पे जो कुछ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हुई है मैंने आपको बताई कि जैसे NH2 ग्रुप की इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NH2 ग्रुप NR2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स लेक्चर के एंड पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हमने काफ़ी एग्जांपल्स में देखा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस हुई, और आगे जब हमने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनको डिटेल में देखेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की इंटर कन्वर्जेंस होंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस में, हम उनको देख लेते हैं। पहले जी ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन की बुनियाद पर जो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है, पहली है जी NH2 ग्रुप, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है जिसके जरिए हम NH2 ग्रुप को डायरेक्ट रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकें। सो मैं लिखता हूं इट कैंट बी एडिड डायरेक्टली टू द रिंग। एडिट की जगह आप सब्स्टिट्यूटेड लिख दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। आपके पास कोई ऐसा रिएजेंट मौजूद नहीं है जिसके जरिए आप NH2 ग्रुप को डायरेक्ट जी उस रिंग के अंदर जो है सब्स्टिट्यूट करवा सकें या इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो इसके लिए आप करते क्या हैं, इसके लिए पहले आप करते हैं जी नाइट्रेशन, बेंजीन रिंग की आप क्या करेंगे, नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4। तो डियर स्टूडेंट उससे हमारे पास क्या आएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा।
उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने इसकी रिडक्शन करनी है, पीजी या कैडमियम की मौजूदगी में आपने इसकी क्या करनी है, रिडक्शन। रिडक्शन से क्या होगा, ये NO2 ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NH2 ग्रुप के अंदर। ये तो अगर आप बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको नाइट्रेशन करवानी पड़ेगी NO2, उसके बाद आपको इस NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करनी पड़ेगी, और वो क्या है, रिडक्शन। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड OR ये ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप जिंक अमलगम, ठीक है, और HCl की मौजूदगी में इसकी रिडक्शन करते हैं, जिससे ये CH2R ग्रुप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की एक एग्जांपल है, जो आप अगर रेट्रोसिंथेसिस के दौरान अगर आपके पास ये ग्रुप लगा हुआ है तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये इस रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होके इस फंक्शनल ग्रुप से इसके अंदर आया है। इसी तरीके से अगर आप इसी ग्रुप की क्या करें, पार्शियल रिडक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो क्या होगा, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHOH एंड R। तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है रिडक्शन की बुनियाद पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आप पहले जी NH2 ग्रुप वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, पहले नाइट्रेशन करवाएं उसके बाद रिडक्शन करवा के NH2। इसी तरीके से इस ग्रुप की अगर आप मुकम्मल रिडक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम से तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, अगर पार्शियल रिडक्शन कराएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जांपल जो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है CH2Cl यानी अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, आप जानते हैं जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं हेक्सामीन की मौजूदगी में तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो आप क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप को CHO फंक्शनल ग्रुप के अंदर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करा सकते हैं हेक्सामीन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन करवा के। इसी तरीके से अगर आपके पास डियर स्टूडेंट्स कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो अगर आप जानते हैं कीटोन जो है इजीली ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते, आप इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते हैं जिससे कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली डियर स्टूडेंट ये तमाम FSC के बेसिक्स रिएक्शन है और रेट्रोसिंथेसिस में हम इनको इस्तेमाल करते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करने के लिए। तो इनके ऊपर आपकी जो है ग्रिप होना जरूरी है, बहुत इजी है और मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर आपको समझाने की। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आपके पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और उसकी आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं पर एसिड की मौजूदगी में, तो पर एसिड की मौजूदगी में जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन के थ्रू डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रोसीड करते हुए एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिएक्शंस आपको रेट्रोसिंथेसिस में हेल्पफुल होंगे। जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल्स करवाई थी, NH2 ग्रुप के हवाले से हमने जो बेंजोकेन किया था वो उसके अंदर इन्वॉल्व था कि वे NH2 ग्रुप को हम डायरेक्टली उसके अंदर जो है रिंग में इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो इसी तरीके से ये तमाम ग्रुप्स भी हैं, अगर आपके पास ये ग्रुप है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास रिंग के अंदर CCl3 ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं या हुआ है और आप उसकी रेट्रोसिंथेसिस को तलाश करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वी हैव नो reagent to introduce this group directly into the ring. Similarly amino group, so we cannot introduce it directly into the ring। तो आप CCl3 ग्रुप को डायरेक्टली रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। इसके लिए भी आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स से चलना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। उससे क्या होगा, बेंजीन के ऊपर जो है वो
मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड होगा। अल्काइलेशन करवा दी। अल्काइलेशन के बाद आपने जो सेकंड स्टेप करना है वो आपने इसकी PCl5 और Cl2 की मौजूदगी में क्लोरीनेशन करनी है, जिससे क्या होगा, ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो जो है क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमारे पास ये Cl और Cl, तो इस तरीके से आप CCl3 ग्रुप को बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और आपने क्या करना है, इस फंक्शनल ग्रुप को इसके अंदर जो है वो इंटर कन्वर्ट करना है। सो इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो जब आप रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ग्रुप को डायरेक्टली आप उस कंपाउंड में अटैच या इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको पहले इसकी ये सिंथेसिस लिखनी पड़ेगी। ये रिएक्शन करेंगे CH3 के बाद, इस रिएक्शन के थ्रू आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसी तरीके से अगर आप CF3 ग्रुप की बात करें, ये आपने इंट्रोड्यूस करवाना हो तो ये भी हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। इसके लिए हमें सेम सीरीज ऑफ स्टेप से चलना पड़ता है। पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे, उससे हमारे पास क्या बनेगा जी, टॉल्यूइन, ठीक है। उसके बाद आप इसकी सेम उसी तरीके से PCl5 और Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये बनेगा Cl एंड Cl, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको SbF5 के साथ ट्रीट करना है, जिससे क्या होगा, ये तीनों क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे या रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो इस तरीके से अगर आप CF3 ग्रुप को बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डियर स्टूडेंट्स आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप उसकी अल्काइलेशन करवाएं, अल्काइलेशन के बाद PCl5 और Cl2 के साथ ट्रीट करवाएं तो CCl3 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। फिर SbF5 के साथ ट्रीट करवाएं तो हमारे पास ये ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर कहीं रेट्रोसिंथेसिस में ये ग्रुप हो तो उसके लिए डायरेक्ट आप कोई रिएजेंट नहीं लिख सकते, आपको पहले इससे स्टार्ट करना पड़ेगा और इन तमाम रिएक्शन को प्रोसीड करवा के ये रिएक्शन उसके रेट्रोसिंथेसिस में लिखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे इसी तरीके से हमारे पास एक और सियानो फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इसकी रिडक्शन कर दें तो आप इसको CH2NH2 प्राइमरी अमीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दूं, एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो ये ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस थी, जो आगे चल के भी हमारी एग्जांपल्स में इस्तेमाल होंगी। जो लास्ट हमने एग्जांपल्स की हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, उनमें भी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई। तो ये बेसिक्स रिएक्शंस हैं और बेसिक्स इंटर कन्वर्जन है, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके तैयार करना है ताकि नेक्स्ट जब भी हम किसी कंपाउंड की रेट्रोसिंथेसिस में इन फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस को इस्तेमाल करें तो आप फौरन क्लिक से इसको याद दहानी कर सकें कि आपने ये वाला रिएक्शन किया है। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।